ऐसा करेंगे कि रिकॉर्ड कर लेंगे उस लेक्चर को, और फिर लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद मैं जो है वो इसको पेस्ट मतलब इसको अपलोड कर दूंगा। एक चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था बेसिकली, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया था। तो फिर उसमें हमने ये उस टाइम डिसीजन लिया था कि यूट्यूब जो है वो बेस्ट सोर्स है कि जो कि हर किसी को अवेलेबल होता है, और वो वीडियो को वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकता है ऑफलाइन, और वो देख सकता है। तो ये साइड हुआ, तो इसलिए मैंने ये किया था कि एक चैनल बना लिया था, और उस चैनल पे जो है वो लेक्चर जो है वो पड़े होते हैं। वो उस चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इनके हर सेशन के लिहाज से भी हैं, और कुछ जो है वीडियोस दूसरी भी हैं खैर। तो इन्हीं के इन शॉर्ट हम इसको अ, हर सेशन को रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड कर दिया करेंगे। तो जो बच्चे दोबारा उसको सुनना चाहें, या जो बच्चे किसी वजह से मिस कर गए हैं दोबारा उसको लेना चाहें, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस क्लास के बाद जो है ना वो आपके साथ उसका लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की भी क्लासेस हुई हैं कोई और? कल सर इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। हम्म। और सुनाए आप लोग, यानी कि हम लोग लास्ट टाइम तो फर्स्ट सेमेस्टर में मिले थे ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो है वो दोबारा ये तकरीबन एक साल का गैप बनता है ना, एक डेढ़ साल का गैप, एक साल और 6 माह का गैप है। तो कैसा सफ़र जो है वो जा रहा है आप लोगों का चैप के अंदर, जो आप लोगों ने एक साल यानी कि 1.5 साल पहले डिसीजन लिया था? ये आपका है दूसरा साल जो स्टार्ट हुआ, दूसरा साल का एक्चुअली एंड है। तो 2 साल पहले जो आपने चैप में आकर डिसीजन लिया था, क्या वो सही है कि वो गलत है? सर एक्चुअली ना सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मतलब सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया। कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। हमारी लैब्स नहीं हो रही, और अब जब हम ऑन कैंपस जाएंगे तो हम पे बर्डन है, तो हम लोगों ने उसको कवर करना है। वो भी मतलब 4 मंथ की लैब हमें 1 मंथ में या कुछ वीक में कवर करना पड़ेगा। मतलब अच्छा, कुछ भी वैसा नहीं है। ये कौन सा सब्जेक्ट की लैब है जो आपको इस तरह से 4 महीने का 1 महीने में कोर्स करना पड़ेगा? सर हम लोग जब ऑनलाइन था ना हमारा, तो हमारी जो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की लैब है ना वो नहीं हुई। और अब हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है उसकी भी लैब नहीं हो रही। तो हमारी लैब पेंडिंग है। हमारी 3 लैब रहती हैं अभी। एक इलेक्ट्रॉनिक, आई थिंक एक थर्ड सेमेस्टर की है और 2 फोर्थ सेमेस्टर की है। हाँ, तो चलिए फोर्थ सेमेस्टर में तो ये है कि जो अभी तक की जो मेरी न्यूज़ मतलब जो मुझे पता है जिसका इल्म है, वो ऐसा है कि बल्कि अगर आपने वो देखा हो, शायद आप लोगों को कि वो मैसेज आया हो, जो कि यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आया था, उसके मुताबिक ऐसा था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको छोड़ के बाकी सबके एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो जाने थे, जो कि हो गए हैं और कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अगला उनकी उसमें पॉइंट ये था कि जो फर्स्ट और एट सेमेस्टर हैं वो तो ऑन सेट आना शुरू कर देंगे 1 फरवरी से, ठीक है। और वो आ रहे हैं, न्यू कैंपस आ रहे हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो उनके 25 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो आठ एट सेमेस्टर है उसको 31 मार्च तक हम यानी कि रैप अप करेंगे, लेकिन रैप अप तो खैर नहीं होगा वो, यानी कि प्लान यूनिवर्सिटी का जो है ना वो इस किस्म का है कि वो तमाम सेमेस्टर के बच्चों को एक वक्त में यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाना चाहते। वो कुछ महीने के लिए कुछ बच्चों को बुला रहे हैं और कुछ महीने के लिए कुछ बच्चों को बुला रहे हैं, यानी कि अभी 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर को और जो एट सेमेस्टर है उसको इंटरटेन किया। तो अब जब 31 मार्च को आप यानी कि 31 मार्च जब इनकी वो दिन आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च के बाद से एट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर वो जो है वो कैंपस में नहीं आएगा, सिर्फ फोर्थ आएगा और सिक्स आएगा, यानी कि अप्रैल से ऑनवर्ड जो है ये है। तो वो जब आप जो आपकी फोर्थ की लैब्स हैं वो जब आप आ जाओगे तो वो होना शुरू हो जाएंगी। और फोर्थ की लैब में आपकी ये वाली लैब भी आती है, यानी कि जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लैब्स भी वो आती हैं। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब तो शायद आपको, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब का आइडिया नहीं कि उसमें शायद आपको ऑपरेटर्स चाहिए और आपको शायद जो है वो कुछ हार्डवेयर भी चाहिए, है ना। तो जो कंप्यूटर की लैब है उसमें तो खाली आपको कंप्यूटर चाहिए। और जब ये कोरोना आया था तो वो तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर आपने किसी बच्चे ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो उसके लिए कंप्यूटर तो चाहिए ही होता है।
और इनफैक्ट मुझे बल्कि इनफैक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप यानी कि आप लोगों की वो वाहिद क्लास है कि जिसको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी करा दी थी। मैं ख्याल है 2 चैप्टर्स के करीब-करीब हमने कंप्लीट कर लिए थे, सेकंड और थर्ड, 3.7 था गालबन, ऐसा ही है ना? आप लोगों को मैंने जी सर। करवाया था। तो उसमें तो यानी कि कंप्यूटर तो अभी ठीक है, तो सही हुआ। तो जो आपकी जो सेकंड सेमेस्टर की लैब है, हाँ, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि जो सेकंड सेमेस्टर की लैब है उसका वो क्या करते हैं, कैसे उसको सर करते हैं? सेकंड की हो चुकी है। सर सेकंड की हो गया, थर्ड की रहती है। अच्छा, अच्छा, थर्ड की रहती है। तो थर्ड की कुछ आपको बताया गया है कि वो कैसे आपको आप कैसे लेंगे थर्ड की लैब? जब आप ऑन साइट आएँगे तब लेंगे? सर डिपार्टमेंट वालों से पता किया तो उन्होंने बोला था जब हम ऑन साइट आएंगे तभी होगी आपकी लैब, और आपको 4 के साथ मैनेज करना होगा। अच्छा, और अच्छा। हमारी ऑलरेडी 4 की भी 2 लैब्स हैं, एक तो मेरी है और एक और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की और फिजिक्स की भी है। हुँ, सही है, तो सही हमारे लिए है। काफी बर्डन है ये, मतलब मुश्किल है सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल वो आपकी बात दुरुस्त है। क्योंकि असल में ये कह लें कि सबके लिए एक तरह से थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। हमने भी कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था और बच्चों ने भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, और जब ऑनलाइन चले गए तो फिर ज़ाहिर-सी चीज़ों को मैनेज तो करना था, तो वो इस सब के लिए स्टाफ ने स्ट्रगल थोड़ी बहुत की है। तो बहरहाल अगर मैं हम मतलब अपने कोर्स की तरफ मैं आऊँ, तो पहला वाला कोर्स जो था वो आपका इंट्रोडक्शन का था, ठीक है? तो वो तो चलें काफ़ी अर्से पहले ख़त्म हो गया। तो अब जो ये वाला कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स, ठीक है? तो बेसिकली होता ये है कि आपका जो डिग्री है ना 4 साल की, इसमें पहला सेमेस्टर उसमें आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस, और फिर उसके बाद चौथा सेमेस्टर उसमें आप पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो 5वां सेमेस्टर होता है, उसमें आप पढ़ते हैं एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, और ये बेसिकली जो है ना वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए रखे गए हैं कि ताकि आप जो उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ेंगे 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सिमुलेशन का, उसका सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, उसकी लैब भी अलग से होगी। और इसी तरह से 8वें सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे सिमुलेशन लैब, और सिमुलेशन सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 7 में सिमुलेशन 1 होती है, और सेमेस्टर 8 में सिमुलेशन 2 होती है। तो दोनों की लैब्स भी होती हैं साथ-साथ। तो बेसिकली जो सिमुलेशन वाला पार्ट है ना, उसका वो सिमुलेशन ये होती है कि आप जो फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, या जैसे और डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म है, तो उसको आप एक यानी कि प्रोग्राम की शक्ल में बना सको, यानी कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन को सिमुलेट कर सको यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे आपने सुना होगा कि आप कहते हैं फ्लाइट सिमुलेटर, तो एक गेम है फ्लाइट सिमुलेटर ना जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। तो वो फ्लाइट सिमुलेटर गेम जो है वो क्या है कि वो आपको पूरी एक जहाज़ की फंक्शनैलिटी को सिमुलेट करके देता है। एक जहाज़ कैसे चलता है, कैसे वो टेक ऑफ लेता है, उसके इंजन जो है वो कितने लगे होते हैं, कौन सा इंजन क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा सेंसर क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? तो सिमुलेशन जो है ना वो ये चीज़ होती है। तो यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि टोटल जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हैं पूरी डिग्री में वो 5 बन जाते हैं, और जिनमें से 3 जो हैं वो प्योरली कंप्यूटर के हैं जो हम पढ़ते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि आप सिमुलेशन जो है परफॉर्म कर सकें, यानी कि आप इस काबिल हों, आपके पास ये स्किल हो कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए किसी भी फिजिकल फिनोमेना को सिमुलेट कर सकें, ठीक है? उसको उसको जो है वो, ठीक है? तो ये बेसिकली यानी कि होता है टास्क आपका। तो इसमें मैंने कुछ जो है वो कि अब जो आपका वाला कोर्स है ना इसके लिए ये चीज़ जो है वो डिसाइड की गई है कि इसमें बुक तो जो हम फॉलो करेंगे वो तो बुक है जो कि आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दी थी, ठीक है? और आपने पढ़ी भी थी, और इस ग्रुप में भी जो है वो शेयर कर दी गई है, ठीक है? तो जो बच्चे इवनिंग से मॉर्निंग में शिफ्ट हुए हैं, तो उनसे ये दरख्वास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बुक को अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है? और बुक जो है वो मैं आपको दिखा भी दूँगा, बल्कि इनफैक्ट मैं अपनी अपनी स्क्रीन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो विज़िबल हो रही है? जी सर। बहुत अच्छा।
तो बुक जो है उसका नाम है स्टार्टिंग आउट विद सी प्लस प्लस, ठीक है, और उसका 8 एडिशन है, ठीक है, और इसका राइटर जो है वो टोनी गैडिस है। ये बुक है, पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है। ये मैंने हमारे ग्रुप में शेयर हो गई भी है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और लिंक भी मैंने शेयर किया था, तो वो गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ लिंक, तो वो उसकी मैंने एक्सेस भी सबको दे दी, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कि इस बुक का होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसा है कि जो आपका कोर्स है, इस कोर्स में हम जो हैं वो इस पूरे सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर जो आपका जो भी है, उसमें हमने जो मैंने अब डिसाइड किया हम ये पढ़ रहे होंगे। हमारा कोर्स जो है वो ये है, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक, ये हमारा जो है वो कोर्स है इस पूरे सेमेस्टर के लिए, ठीक है, चैप्टर 2 टू चैप्टर 6, ठीक है, ये कोर्स है आपका। और जो हमारा अभी यानी कि कह लें कि जो क्लास यानी क्लास है हमारी, वो तो इसी टाइम पे हुआ करेगी, और जब आप लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी BS1 क्लासेस भी चल रही हैं, और BS1 का मेरे पास मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों ही हैं, तो उसके बाद जब वो 31 मार्च खत्म हो जाएगा और आप लोग ऑन साइट आ जाएंगे, तो फिर ऐसी बात है आपकी लैब्स भी होंगी और सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, वो ये है कि अभी हमारे पास जो है वो है 24 फरवरी, ठीक है, तो ये 3 मार्च, 10, 17, 14 और 31, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 मज़ीद हैं, और ये मिला के 6 हो जाएगा। तो मैं ना इससे यानी कि फ्रॉम इनफैक्ट लेट मी टेल यू जस्ट अ मिनट। हाँ जी, फ्रॉम यानी कि कह लें 12 से या 13 से, इन दोनों में से एक दिन जो है ना, यानी कि मैं छुट्टियों में चला जाऊंगा फ्रॉम 12 से लेके टिल 12 तक, ठीक है, 1 मंथ की छुट्टी होगी, ठीक है। तो उससे पहले पहले हम जो है चीज़ें कवर करेंगे कुछ, ठीक है, जितनी हम कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो मौजूद है, यानी कि जो असल में ना ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, तो 3.7 जो है ना, 3.7 इससे ऑनवर्ड्स जो है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम 12 तक कितना कवर कर सकें, जितना कवर कर लेंगे दैट्स एनफ। और उसके बाद मैं छुट्टी में चला जाऊँगा, तो फिर आप लोगों का काम ये होगा कि आपने वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, वो आपने सुनने होंगे, वो मौजूद हैं, वो मैंने पिछले साल बनाए थे, क्योंकि पिछले साल सेम, यानी कि जैसे इस साल मैं BS4 को पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले साल भी इसी टाइम में BS4 को पढ़ा रहा था जब वो पैंडेमिक स्टार्ट हो गया था और छुट्टी में चले गए थे सारे। तो तब हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और वो मौजूद हैं, और बल्कि इनफैक्ट मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ, अगर यूट्यूब खोलूँ। सर हम देखे, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम साथ साथ पढ़ते जाए और क्वेश्चन भी करते जाए सर। जी बेटा। सर आई मीन के मीट पे होना चाहिए सर, क्योंकि उसमें ना सर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते गूगल पे जो वीडियोस पड़े होते हैं। हाँ नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम 12 अप्रैल तक तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो 12 अप्रैल के बाद तो मैं छुट्टी में चला जाऊँगा ना, 12 से लेकर 12 मई तक मैं छुट्टियों पे आऊँगा, ठीक है ना। तो जब मैं छुट्टियों में चला जाऊँगा तो उसमें उस दौरान आपने ये तो नहीं अकेले बैठ जाना, कुछ करना तो है ना। हम जितना कवर कर सके बहुत अच्छा है, जो बाकी रह जाएगा कवर करने वाला, उसके लिए मेरे पास वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। और ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही तो देखें, ये जो है ना, ये ACP है, और ये लर्न C प्लस प्लस वीडियोज़ ना, तो इसके अंदर देखें 3.7 से स्टार्ट हो जाता है, और पर टॉपिक पर टॉपिक के लिहाज से जो है ना वो बने हुए हैं।
और ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये जो है वो 7 कंप्लीट है, 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो हमने तो 6 तक पढ़ना है, आपके कोर्स में 6 तक है। तो ये नहीं कहने का मकसद, ये आपको यानी कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपके इस पूरे सेमेस्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी हमारा कोर्स क्या है, चैप्टर 2 टू चैप्टर 6, दिस इज़ आर कोर्स। ये हमारा कोर्स है जो हमने इस आपने सीपी में पढ़ना है, पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। और मैं 12 अप्रैल तक तो इधर ही हूँ, तो मैं 12 अप्रैल तक हम जितना कवर कर लेंगे 12 अप्रैल तक, ठीक है। 2 3 4 चैप्टर कर लेते हैं, कितने भी कर लेते हैं। तो जो बाकी बच जाएंगे उसके लिए आपने, यानी कि जब मैं छुट्टियों पे होऊंगा तो उसमें आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, उसमें आपने ये काम करना है जो मैंने आपको बता दी। ये वीडियोस लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हैं, मैं लिंक्स इसके शायद शेयर कर दूँगा। तो यानी कि जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो और आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, मतलब यहाँ तक तो हमने बात की आपके सेमेस्टर के लिहाज से और सारी चीज़ों के लिहाज से, ठीक है। और जो आपके सेशनल्स होंगे उसमें अभी मैंने कुछ सोचा नहीं खास, लेकिन सेशनल के अंदर कोई आपके क्विज़ेस रख लेंगे, तो क्विज़ेस हम आपसे ले लेंगे 2 या 3, और उसकी बेस पे आपके जो 25 मार्क्स हैं उसको हम एवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपकी कोर्स की जो है ना वो बात होगी कि कोर्स में हम कर क्या रहेंगे, मतलब अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, कोई एम्बिग्युइटी हो, बात पूछनी हो, कोई और बात करनी हो, कुछ भी करना हो। सर आपने जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करवानी है ये स्टार्ट से करवानी है अब दोबारा हमें? जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, 2 सेकंड चैप्टर से कराऊंगा ना, वही मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट से कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया हुआ है जो मतलब इवनिंग से मॉर्निंग में बच्चे शिफ्टेड है उनके लिए मुश्किल होगा ना, इससे इसलिए कह रहा पूछ रहा था। जी जी बिल्कुल, मैंने इसलिए तो बताया ना कि हमने जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर मेरे पास मॉर्निंग में थे, उन्होंने जो है वो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है, मतलब चैप्टर 3 पूरा पढ़ लिया ना बच्चों आप लोगों ने। चैप्टर 3 में ना 3.7 छोड़ के इन बच्चों ने, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने जो मुझसे पहले पढ़ रहे थे मॉर्निंग, उन्होंने सब पढ़ लिया था। यानी कि आप समझें कि आपके कोर्स में 5 चैप्टर हैं, तो 5 में से 2 चैप्टर तो आपके बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे मॉर्निंग वाले। अब चूंकि इवनिंग से मॉर्निंग में बच्चे आ चुके हैं, तो हम तो उन्हें नुकसान नहीं ना करना चाहते, तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 से स्टार्ट, बिल्कुल हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेरी ठीक है, जो है वो लेवल से। हाँ इसमें बहुत एक और, शुक्रिया सर। हाँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है और जो कि मैं चाहता हूँ कि आपसे जो है वो शेयर भी कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि मैंने जनरली अभी तक जितना भी पढ़ाया है ना, मैंने फील ये किया है कि बच्चे जब प्रोग्रामिंग को करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो वो ना उनको मुश्किल लगती है, ठीक है। और ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ ना, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, मैंने जितना भी पढ़ाया, आपको पढ़ाया है और बच्चों को पढ़ाया है, बल्कि इससे पहले प्यूसेट में पढ़ाया है मैंने, जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, तो मैंने देखा कि मजमूई तौर पे कलेक्टिवली इंडिविजुअल्स बाज होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं और बहुत माशाल्लाह जो है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन इन मजमूई तौर पे कलेक्टिवली बच्चे स्ट्रगल करते हैं और बच्चे जो है ना वो इसको मुश्किल महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? पहली बात, इसकी वजह ये है कि चूँकि हमारा जो पढ़ने का अंदाज़ तरीका होता है पिछले सालों में, यानी कि 10 साल का स्कूल और 2 साल की एफएससी या जो भी आपने किया होता है, तो वो 12 साल जो एजुकेशन हमने ली होती है ना, उसमें जो पढ़ने का तरीक़ाकार होता है वो थोड़ा क्रैमिंग बेस होता है, यानी कि वो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा होता है और वो याद करने से ताल्लुक़ रख रहा होता है, और वो यानी कि उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन उस तरह से कॉन्सेप्चुअल नहीं होती। जबकि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, इस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग प्योरली टेक्निकल है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने एक कोड लिखा और कोड में ज़रा सी भी मिस्टेक है, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि आप एक कोड लिखें जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, उस हेलो वर्ल्ड में अगर आपने कोई एक चीज़ भी मिस कर दी पूरे प्रोग्राम में, कोई एक सेमीकोलन कुछ भी मिस कर दिया, तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, ठीक है, कंप्यूटर उसको चलाएगा नहीं। और जबकि हम देखते हैं कि जब हम अपने आप पहले पेपर दे के आए हो बोर्ड के, तो आपने कोई डेफिनेशन गलत भी लिख दी या डेफिनेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर दिया, तो टीचर उसके मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो आप इसकी जो वजह है ना कि प्रोग्रामिंग मुश्किल क्यों लगती है बच्चों को, वो इसलिए लगती है क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा होता है ना, जो हम पहले से पढ़ के आ रहे होते हैं, वो जो हमारे तरीके का तर्ज बना होता है, प्रोग्रामिंग उस तरह से नहीं है। प्रोग्रामिंग मुश्किल है, यानी कि मुख्तलिफ है उससे, कंसेप्चुअल है बहुत ज़्यादा, इसमें कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और सिंटेक्स का भी याद करना, सिंटेक्स का भी याद होना ज़रूरी होता है। तो वजह ये है, और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है भाई? आप लोग नए नहीं पहली पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो अब आपको मुश्किल ना पेश आए, या आपको मुश्किल अगर पेश आ रही तो उस मुश्किल को ओवरकम ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो उसका तरीकेकार ये है बेटा कि प्रैक्टिस,
तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये मैं बच्चों को अक्सर बताता होता हूँ कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, वो बिल्कुल स्विमिंग की तरह है। कि जो आपके जैसे कोर्स है ना, इस बुक में इसने चीज़ें तो लिख दी हैं कि ये चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ये आपने करना है। तो जब तक आप उसको करोगे नहीं ना एक्चुअली, तो वो आपको आएगी नहीं। यानी कि ये ऐसे ही है स्विमिंग की तरह बिल्कुल, कि स्विमिंग की आप किताब ले आओ और उसमें पढ़ लोगे भी स्विमिंग कैसे करते हैं, कैसे जो है वो डाइव लगाते हैं, और जिस्म कैसा होना चाहिए, आपका बैलेंस कैसे रखना है, पाँव कैसे लाना है, हाथों कैसे लाना है। लेकिन जब तक वो पानी में जम करके ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको स्विमिंग कभी भी नहीं आएगी। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपको कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्राम अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, लिखे बगैर चारा नहीं है, ये नहीं आएगा। तो इसका हल ये होता है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जितनी करें। इसलिए मैंने कोर्स बहुत छोटा भी कर दिया। आप देखें 5 सिर्फ चैप्टर्स हैं हमारे पूरे उसमें, और अगर आप देखें हमारा जो क्रेडिट और है 4 क्रेडिट और है, और आप देखें तो हमारी तकरीबन 3 मुलाकातें हैं एक टाइम टेबल के मुताबिक, एक एक हफ्ते में 2-3 घंटे के लेक्चर है, 1-2 घंटे का लेक्चर है। तो वो इसीलिए है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस हो सके हम प्रैक्टिस करेंगे। हम हर चैप्टर के जितने प्रोग्रामिंग चैलेंजेस क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सारे करेंगे, ठीक है, हमने करने हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात होगी प्रोग्रामिंग की। अच्छा, इसमें अब ये है कि एक तो बुक चाहिए आपको, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम कोड कर रहे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो, जो हम यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। विजुअल स्टूडियो जो है वो आप अगर नेट पे जाएं, ठीक है, लिखें विजुअल स्टूडियो, ठीक है, जो लेटेस्ट है वो 2019 वाला है, ठीक है। तो इधर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद जो है वो आप जो कम्युनिटी एडिशन है वो फ्री है, बाकी जो प्रोफेशनल एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है, ये पेड है। तो आपने तो ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है, जो कि कम्युनिटी एडिशन। इस पर क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उस फाइल को जब आप क्लिक करके ओपन करेंगे, तो यानी कि ये इस पर जब क्लिक करोगे तो एक आपके पास ना एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड होगी, जो कि बहुत छोटी सी जिसका साइज़ होगा, और उस पर जब डबल क्लिक करके इसको ओपन करोगे तो फिर एक्चुअली इंस्टॉलर जो है डाउनलोड होगा। और जब इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहला काम आपका ये है कि आपने गूगल पर सर्च करके ये डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करके इसको, इसके नतीजे में जो एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड होगी उसको ओपन करना है, ठीक है। उसको ओपन करोगे तो आपके पास जो है वो एक इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जब इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना कुछ यानी कि क्या इंस्टॉलर ना कुछ ऐसा डाउनलोड होगा, ठीक है। अभी मेरा अपडेट कर रहा है कुछ, यानी कि जब आप उस पर एग्जीक्यूट क्लिक कर दोगे तो ये इस तरह की कोई आपके पास चीज़ आ जाएगी। तो अभी ये अभी अभी जो है ना, जो इंस्टॉलर है वो अपडेट हो रहा है, उसके बाद मेरे पास व्यू आ जाएगा। वो व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें मैं पहले बच्चों से डिस्कस कर चुका हूँ, फिर दोबारा से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई मिस ना करे। तो आपको अपने इस कोर्स के लिए एक तो बुक चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको विजुअल स्टूडियो का जो है वो IDE चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है उस पर कोडिंग कर सकें और अपने प्रोग्राम को चला के रन कर सकें, यानी कि कोड करके रन कर सकें, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो मतलब हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है और ज़ाहिर सी बात आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो कंप्यूटर तो आपको चाहिए ही होगा, यानी कि लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि अब चाहिए। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग, जब वैसे तो अब चूँकि ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं आते तो आपको प्रैक्टिस तो करनी है, पढ़ना तो है। तो यानी कि मैं आपसे ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अगर मैनेज कर सकते हैं इजीली तो मैनेज कर लें। उस यानी कि कोई आपको लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप जब यूनिवर्सिटी आ जाएंगे तो फिर यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास लैब्स हैं और लैब्स के सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको कंप्यूटर लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि आप जब 7th में जाएंगे या आगे फिफ्थ में जाएंगे, 5th 7th और 8th उस सब में आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर तो एक कह लें कि एक ना वो है। अच्छा, उसके बाद क्या अच्छा होगा क्या कि जब ये हो जाएगा, हाँ जी, जब इंस्टॉलर आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने आ गई, ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है।
तो इस स्क्रीन के अंदर आपने खाली इसको चेक करना है, यानी कि तो मैंने और भी चेक किया हुआ है, ये मुझे चाहिए नहीं, मतलब ये आपसे रिलेटेड नहीं है। इस स्क्रीन के अंदर जब आपके पास इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर आपने ये जो है ना, यानी कि ये डेस्कटॉप एंड मोबाइल, ये जो हेडिंग है, इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस, इसको चेक करना है और इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल और कहना है आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये आपने काम करना है। अच्छा, और इसके लिए एक और चीज़ है कि चूंकि ये इंस्टॉलर जो है वो काफ़ी यानी कि बड़ा है, कुछ 6-7 GB का है पहले का इंस्टॉल हो के सारा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नेट का कनेक्शन भी अच्छा हो। दरमियान में इंटरनेट का कनेक्शन अगर जो है वो होगा ना, ख़राब होगा, तो मसला हो सकता है, यानी कि वो मतलब इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए ताकि आपके डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ना, आप इधर सर्च बार में लिखना विजुअल स्टूडियो, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें विजुअल स्टूडियो 2019 आपके पास ये आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा, इस स्क्रीन पे खोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सामने चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? यहाँ तक तो बात समझ आ गई। तो आप विजुअल स्टूडियो चाहे 2019 डाउनलोड कर लें, ठीक है, मेरे पास लेटेस्ट ही है। तो अगर 2019 आपके पास नहीं चलता तो इससे पुराना वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो है 2017। ठीक है, अगर 2017 नहीं चलता तो फिर आप जो है विजुअल स्टूडियो 2012 जो है वो इंस्टॉल कर लें। आपकी जो लैब्स हैं, कंप्यूटर की लैब्स आपके यूनिवर्सिटी में, उसमें विजुअल स्टूडियो 2012 भी इंस्टॉल है, तो चाहें तो विजुअल स्टूडियो 2012 जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी काम क्या है कि आपके पास बुक हो और दूसरे नंबर पे आपके पास इंस्टॉलर जो है, यानी कि आपके पास ये आईडी इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि आईडी इंस्टॉल नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो ये कह लें प्री रेक्विजिट है, इससे पहले कि हम कोर्स में आगे मूव करें। ठीक है, ये काम आपने लाजमी जो है ना वो मेक श्योर करना है कि अगली क्लास से पहले पहले तक आपके पास दोनों चीज़ें हों, बुक भी हो और इंस्टॉलर भी इंस्टॉल हो चुके हो जाए। कोई इशू आता है, कोई मसला आता है तो अपने साथियों से पूछ लीजिए, क्योंकि BS1 में ये काम बच्चे पहले कर चुके हैं, मॉर्निंग वाले बच्चे तो कर चुके हैं, इवनिंग वाले बच्चे अगर मसला आता है तो अपने कलीग से पूछ लीजिए। ठीक है, और मसला आता है तो मुझसे भी पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या इशू है, लेकिन ये आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अच्छा, जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो आपके पास ये राइट साइड पे जो है ना वो आ रहा है ऑप्शन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो हम जो है वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे C++ जो है ना ये सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़, ठीक है, इस ड्रॉप डाउन में आपके पास तो C++ या आपने C++ सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इधर से आपने क्या सेलेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म क्या है, विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है, और ये आपके पास जितनी भी C++ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं सारे इधर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हमने जो बनाना है वो क्या बनाना है, ये कंसोल ऐप। ठीक है, हमने कंसोल एप्लीकेशन बनानी है जो कि C++ के अंदर है। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट आपने क्लिक किया, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, इधर से आपने C++ सेलेक्ट करना है और प्लेटफॉर्म में आपने विंडोज़ का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये C++ आपने सेलेक्ट किया, ये विंडोज़ जो है वो उसका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, इसमें कंसोल एप्लीकेशन जो है ये आपने बनानी है। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल ऐप, ये वाली कंसोल ऐप। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे दें, आप जो भी नाम देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ BS4 और स्प्रिंग 2021, ये आपका सेशन है, हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग 2021, जो भी अभी अभी सेशन चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये जो है जो कहाँ पे क्रिएट होगा, ये यहाँ पे क्रिएट होगा। ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ये फिजिकली डिस्क में कहाँ पड़ा होगा, ये इस लोकेशन में पड़ा होगा। ठीक है, तो भी आपका यूज़र नेम है सी यूज़र, इधर यूज़र नेम होता है जो भी आपका यूज़र नेम है, सोर्सेज उसके अंदर एपोज, यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका नाम है, तो इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये इसको क्रिएट कर देगा मेरे सामने। ठीक है,
तो ये मेरे सामने जो है वो जनाब क्रिएट हो गया एक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारे सामने चीज़ क्रिएट हो जाएगी। इसको जो राइट साइड पे आपको सामने भी बार आ रही है, इसको बोलते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन एक्सप्लोरर। यहाँ पे आपकी जो फाइल्स होती हैं एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो लिस्ट ऑन होती हैं। और ये जो आपके सामने बड़ी सी स्क्रीन आ रही है जिसपे कुछ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है और कुछ इस तरह से लिखा है, ये आपके पास एडिटर है जहाँ पे आप C++ कोड करते हैं, ठीक है। तो जब हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया कंसोल एप्लीकेशन, तो उसने बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे लिख के हमें दे दिया। तो अब इस प्रोजेक्ट को आपने कंपाइल करके चलाना है। उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप इस बिल्ड, ये इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ये सबसे ऊपर वाली जो टॉप बार है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें मुख्तलिफ मेन्यूज आपके पास आ रहे हैं। फाइल का मेन्यू है, एडिट का मेन्यू है, व्यू का मेन्यू है, प्रोजेक्ट का मेन्यू है, बिल्ड का है और डिफरेंट मेन्यूज हैं। तो आपने जाना है जी बिल्ड पे, बल्कि इनफैक्ट आप डिबग पे जाएंगे, डिबग के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ठीक है। ये ऑप्शन डिबग की, आपने किसी भी प्रोजेक्ट को जो आपने बनाया है उसको आपने डिबग करना है, बिल्ड करके उसको चलाना है, रन करना है। उसका तरीका क्या है कि आप जो मेन्यू बार है उसमें जो ऑप्शन है डिबग की, उस पर जाएंगे और उसके ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ठीक है, ये ऑप्शन आएगी, ठीक है। और इसके आगे इसकी शॉर्टकट की भी लिखी है, Ctrl+F5, ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो चाहे तो कीबोर्ड से Ctrl+F5 प्रेस कर दें, चाहे तो डिबग ऑप्शन में जाके इस पर क्लिक कर दें, तो ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। लेकिन ये बिल्ड हो रहा है इधर, और उसके बाद ही चल जाएगा। जब चल जाएगा तो आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगी। लेकिन ये आउटपुट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आगे, यानी कि ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके सामने एक खाली स्ट्रिंग प्रिंट करता है, जिसको हम बोलते हैं कोई भी स्ट्रिंग, जिसका नाम भी यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक आपका कह लो के प्रोग्राम है, सिंपल सादा सा, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपने आईडी डाउनलोड करके प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को कैसे कंपाइल करके चला देना है, ठीक है। तो ये उसका तरीका है, मेथड है। और देखिए यहाँ पे उसने आपको लिखा भी हुआ है, ये चीज़ें जो ग्रीन कलर में है ना, ग्रीन कलर में, इनको बोलते हैं हम कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। तो ये इसने लिखा भी है कि देखिए ये प्रोजेक्ट का नाम है आपके, ये फाइल का नाम है, देखिए जो आपकी CPP फाइल है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं, ये कोड है C++, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये फिर कमेंट्स हैं कि वो कह रहा है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है तो क्या प्रेस करें, Ctrl+F5 प्रेस करें, या आप डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर दें। और अगर आपने डिबग करना है प्रोग्राम को तो F5 प्रेस कर दें, या स्टार्ट विद डिबगिंग मेन्यू ये कर दें, ठीक है। तो ये उसने जो है ना वो चीज़ें मुख्तलिफ यहाँ पे बताई हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक, इस फाइल को मैं रिमूव करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से कुछ चीज़ बनानी है, ठीक है। जब आपके अब आप के पास ये जो है वो आ गया एक कह लें कि प्रोजेक्ट है जिसमें अभी सोर्स फाइल कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सोर्स फाइल मौजूद नहीं है। तो अब मैं सोर्स फाइल कैसे ऐड करूँगा, यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, ठीक है, ऐड पे क्लिक लेके जाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा न्यू आइटम, ठीक है, ऐड एंड देन न्यू आइटम। यहाँ पे मैं जब विजिट आएगा तो मैं C++.cpp फाइल ये क्रिएट करूँगा, ठीक है, ये वाली फाइल क्रिएट करूँगा और इसको नाम दे देना। नाम मैं कहता हूँ source.cpp है इसका नाम, ठीक है। ये चले मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, तो नाम भी चेंज करके रख देते हैं BS4 स्प्रिंग 2021, ठीक हो गया। और इस पे मैं ऐड कर दूँ, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये आपके सामने दोबारा से फाइल इधर आ गई, ठीक हो गया। ये एक CPP फाइल है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .cpp। जिस भी फाइल की एक्सटेंशन .cpp होगी इसका मतलब है कि वो एक C++ की फाइल है। तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोडिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जो कोड करने के लिए यूज़ होती है पहले। अच्छा, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने जो काम करना है, एक तो आपने आईडी डाउनलोड कर लेना है, एक प्रोजेक्ट बना लेना है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपके सामने जो भी लिखा होगा उसको आपने एक बार चला के देख लेना है, उसको बंद करना है। उसके बाद अपने फाइल को डिलीट करना है जैसा मैंने डिलीट किया था, और नई फाइल क्रिएट करनी है जैसे मैंने अभी क्रिएट किया। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ना अगर हम इसको
ज़ूम इन कर दूँ। ये विजिबिलिटी आपको सही है इसकी? नज़र आ रहा है? मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नज़र आ रहा है? जी सर। जी सर। जी। तो इसमें आपने क्या करना है, अब अगला काम जो आपका है वो क्या, कि ये जो प्रोग्राम 2.1 है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने टाइप करना है, खुद से टाइप करना है। ये आपका पहला काम है, पहला टास्क है कि आपने आईडी इंस्टॉल करने के बाद इस फाइल को डिलीट करके नई फाइल बना के आपने इस प्रोग्राम को यहाँ पर अपने हाथ से लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज, क्या लिखा है उसमें, ओके मैंने एक मिनट, this sorry, a simple C++ program, simple C++ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे उसने लिखा वैसे आपने लिखना है। मैं अभी आपको समझाऊंगा डिटेल कि ये इनका मतलब क्या है। ठीक है, Test। ठीक है, ये लिखेंगे आप, तो फाइल पे जाके आप इसको सेव पे क्लिक कर दें। इसको कंट्रोल, या तो इस इधर फाइल पे, फाइल मेन्यू पे जाके यहाँ से सेव कर लें, या फिर कंट्रोल एस प्रेस कर लें। शॉर्टकट की होती है सेव की, कंट्रोल प्लस एस, जो भी आप करें तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, और अब आपने इसको रन करना, तो मैं क्या करूँगा बता सकता है? कोई कोई इवनिंग का बच्चा मुझे बताया कि मैंने अब प्रोग्राम तो लिख लिया है, अब मैं इसको रन करना है, तो कैसे करूँगा रन? कोई इवनिंग का बच्चा मुझे बताया, F5 प्रेस कर दीजिए सर। क्या कर दूंगा? F5 सर, वो शॉर्ट की भी कर सकते हैं उधर से भी, जो डिबगिंग की ऑप्शन आपने बताई थी उधर से भी कर और सकते हैं। शॉर्ट की क्या है? F5। F5 से डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें डिबगिंग करनी है, हमने रन करना है। हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है विदाउट डिबगिंग। डिबगिंग बोलते हैं, डिबगिंग जो है वो प्रोसेस, डिबगिंग का प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डिबगिंग हमने नहीं करनी, हमने ये सर स्टार्ट कंट्रोल प्लस F5 से प्रेस जी करें। जी कंट्रोल प्लस F5 करें। ठीक है, तो इसमें क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये आ जाएगा, लिखा क्या, लिखा आ गया, प्रोग्रामिंग इज ग्रेट फन। तो अभी आप, अगर आपने गौर किया हो तो जो उसने कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा था पहले आईडी ने, उसमें था हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ यहाँ पे, तो वो प्रिंट हो गया था। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग ग्रेट फन लिख दिया तो वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने एक चीज़ तो नोट की कि यहाँ पे हम जो लिखते हैं ना इस पर, वो इधर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम, ये जो विंडो आपको सामने खुली है ना, इसको हम बोलते हैं कंसोल। कंसोल, ठीक है, इसको हम कंसोल बोलते हैं। यानी कंसोल यानी कि ये ऐसी विंडो है जिसमें आपने कोई भी इंटरेक्शन करना है तो आप की प्रेस करके करोगे, यहाँ पे कोई बटन नहीं अवेलेबल। ठीक है, दो किस्म का जो ना यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस दो तरह का होता है, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आपके सामने ये है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जिसमें बटन लगे होते हैं, ये बटन लगे हुए हैं डिफरेंट, और ये कुछ है नहीं, जिसमें जिसमें आपके सामने ग्राफिकल इंटरफेस होता है। जबकि कंसोल एक होता है GUI, एक होता है कंसोल एप्लीकेशन। ये एक कंसोल होता है, कंसोल में आपके पास कोई बटन वगैरह नहीं होते हैं या कुछ ग्राफिक डिस्प्ले नहीं होगा, आपको बस खाली कीबोर्ड से इनपुट देनी होगी, माउस इनपुट देनी होगी। ठीक है, दिस इज कंसोल। तो हमने कंसोल प्रोग्रामिंग ही पढ़नी है इस पूरे चैप्टर, यानी कि चैप्टर क्या लें कि इस पूरे कोर्स में हम कंसोल प्रोग्रामिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई की प्रेस करेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है आपको जो मैंने बातें बताई? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, क्लियर तो फिर हम आगे चलते हैं। सर इसमें कंपाइल और रन मतलब एक ही की के साथ हो जाते हैं, जैसे हमने वो डेव सी प्लस प्लस में तो पहले कंपाइल करते थे फिर उसको रन करते थे, और आपने डेव C++ का भी यूज़ किया? सर मैंने ये अभी पीछे किया था, मतलब खुद किया था ये, तो मैंने डेव सी प्लस प्लस यूज किया था। अच्छा, आपने खुद से पढ़ा था? जी सर।
अच्छा, हाँ जी, डेव सी प्लस प्लस में जो है वो भी एक आईडी है, और उसमें भी हम ये कंपाइल रन कर सकते हैं। और बेसिकली कंपाइल करना एक डिफरेंट प्रोसेस है और रन करना एक डिफरेंट प्रोसेस है। लेकिन ये जो आईडी मैंने आपको दिखाया, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सिंपल कर देता है, आसान कर देता है। तो उसमें खाली एक ही कमांड से आप कंपाइल भी कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। देखो, मैं अगर जाके बिल्ड पे जाके क्लीन कर दूंगा ना, देखो तमाम सोल्यूशन जो है वो खत्म हो गया, अब कोई कंपाइलेशन नहीं है, अब कोई एग्जीक्यूटेबल नहीं पड़ी हुई। तो जब मैं अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो पहले वो उसको कंपाइल करेगा, और ये कंपाइलेशन की यानी ये निशानी है, इसको बिल्ड किया, इसको कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइल करने के बाद उसने ये एग्जीक्यूटेबल बनाई, और उसके बाद उसने फिर आपको उसको चला के भी दिखा दिया। तो विजुअल स्टूडियो में एक ही कमांड से प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और रन भी होता है। और देखें, अगर आपने इसको एक बार कंपाइल कर दिया है तो बार बार इसको कंपाइल नहीं करेगा ये, अनलेस अनटिल आप इसमें कोई चेंज कर दें। देखें, मैं दोबारा कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा ना, तो अभी ये सिर्फ खाली इसको चला देगा, बिल्ड नहीं करेगा। देख रहे हैं आप कि इसने बिल्ड कुछ नहीं किया, और इसने इसको अलबत्ता चला ज़रूर दिया, तो ये इसने चला दिया। ठीक हो गया। तो जो ये वाला आईडी है ना विजुअल स्टूडियो, ये बहुत एडवांस है, यानी कि मतलब कह रहे हैं ये लेटेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो डेवलपर या प्रोग्रामर यूज़ करते हैं आज के दौर में। डेव सी प्लस प्लस भी लोग यूज़ करते थे किसी ज़माने में, अब तो यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि वो पुराना आईडी है। तो मैं आपको लेटेस्ट चीज़ ही करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर है ना बात। तो आप इस तरह से एक प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जी ये जो मैंने कुछ लिखा ये क्या है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। सर जी बेटा। सेशनल मार्क्स के हवाले से भी बता दीजिए। माशाल्लाह, मैं इधर आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ और आपका दिमाग जो है वो सेक्शन मार्क्स के अंदर अड़ा हुआ है। अच्छा देखें, एक दो चीज़ें हैं। क्योंकि सर ऑनलाइन सिस्टम है ना, तो अटेंडेंस का किस हिसाब से होगा ये सर? नहीं तो बच्चे, मैं इधर आपको सिखा रहा हूँ और आप जो है वो ये सोच रहे हो कि सेक्शन मार्क्स जो है वो उसका क्या होगा, उसका क्या जो है वो मामला होगा। सर सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, 4 मिनट है, और फिर सी नहीं, प्लस। मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट सेंसिटिव नहीं है, एक्चुअली मार्क्स बहुत सेंसिटिव है, इसलिए तो आप मार्क्स के बारे में सोच रहे हो, ऐसा ही है ना। सर मार्क्स भी है। मार्क्स ही हैं एक्चुअली, मार्क्स भी नहीं होते, मार्क्स ही होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अगर किसी बच्चे को वैसे चलो आपने बात की तो मैं मतलब एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आप में से जो है ना वो, आप में से नहीं बल्कि मैं किसी बच्चे को जो है वो मार्क्स दे दूँ 85 100 में से, और पढ़ाऊँ कुछ भी ना, मतलब पढ़ाऊँ कुछ भी ना, मतलब ये कि उसको आता हो या ना आता हो उसको 85 मार्क्स में दे दूँ, तो फिर क्या होगा, वो खुश हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा। या तो बच्चों के लिए इस स्टेज पे जो है ना मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने मार्क्स को भी जो है वो मतलब रखना है। तो और मार्क्स में ये है कि सेशनल जो है मैंने बताया ना कि मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आपके को 2-3 क्विज़ हो जाएंगे, तो उसी के बेस के ऊपर जो है ना आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप ना कुछ सीख, मतलब आप बस पढ़ें तो, और उसमें टेक्निक यही है पढ़ने की, प्रैक्टिस करें, और इनके रोज़ का काम रोज़ कर लें। अगर कोई छुट्टी हो जाती है, पिछला कवर कर लें और रोज़ का काम रोज़ कर लें, तो इस एफर्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं कर सकेंगे, तो साथ साथ जो है वो करें, बस यही छोटी सी टिप है, और ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। और डरने की ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा। मैंने अपना पढ़ाने का स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील कर लिया होगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, तो मैं अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरे की आप ये महसूस करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और चेंज तब्दील हो गया होऊंगा इस सेमेस्टर में या आगे भी इंशाल्लाह। तब्दीली जो है ना वो काफ़ी आ चुकी भी होगी। तो आप मार्क्स को फिक्र ना करें, मार्क्स की जो है उसकी फिक्र ना करें, बस आप पढ़ने पे तवज्जो दें, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतर ठीक हो होगा गया। सर। सर पेपर तो नहीं अनसीन होगा? जी, क्या हुआ? पेपर तो नहीं अनसीन आएगा? मुझे भी नहीं पता। क्या आप बताएं, आज आपकी पहली क्लास है और ये सिर्फ अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें,
तो आपके ज़हन में पेपर और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं फर्स्ट सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आप लोग जो है वो उसका शायद माइंडसेट लेके बैठे हैं, बहरहाल कोई डिफरेंट चीज़ है। जी, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इशू तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, नो सर। तो इसमें ऐसा अब हम इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ, ये प्रोग्राम हमने लिखा है, इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और सी प्लस प्लस के अंदर हर वो लाइन जो कि डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? कमेंट्स। और जब आईडी में आप इसको उस तरह से लिखोगे तो उसको ग्रीन कर देगा, ठीक है। तो आपके पास आईडी में जितनी भी कमेंट्स होंगे आपके किसी प्रोग्राम में हमेशा ग्रीन होंगे, और विजुअल स्टूडियो में जो है वो लिखा हुआ आपने, ठीक है। तो और हर कमेंट जो है वो किससे स्टार्ट होता है? डबल फॉरवर्ड स्लैश से, इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, ठीक है। इससे हर कमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। कमेंट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, ये हो सकते हैं। जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और जैसे ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक हो गया। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार इससे स्टार्ट होते हैं, और ख़त्म भी किस पे होते हैं? स्टार और फॉरवर्ड स्लैश पे होते हैं। ये जो उसने स्टार डाला ना, इसने खुद से डाला, इसको आप निकाल भी दें तो मसला नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक को हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से स्टार्ट होते हैं, और एंड किस पे होते हैं? स्टार और फॉरवर्ड स्लैश पे एंड होते हैं, इस तरीके से, सर ठीक है। जैसे स्टार्ट होते हैं वैसे स्टार और स्लैश पे हम होते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट जो है वो सिंगल लाइन, उसका नाम से जाहिर है कि वो एक लाइन कमेंट है, यानी कि ये जो पूरी लाइन नंबर 2 जो पूरी लाइन है ये कमेंट है बेसिकली। इससे नीचे में कुछ लिखूंगा तो वो कमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट जिसमें सिर्फ एक लाइन के होते हैं, ठीक है। और मल्टी लाइन सर कमेंट में आप क्लैरिफिकेशन। जितनी मर्जी लाइन शामिल कर लो, पूरा पैराग्राफ शामिल कर लो, सब यू, ठीक है। तो ये कमेंट्स की टाइप है, ये दो टाइप्स होगी कमेंट्स की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो कमेंट्स जब आप लिखोगे इस आईडी के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं तो वो उसको ग्रीन कर देगा, ठीक है, सब्स कर देगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो छोटा सा स्टार इधर बना आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने जो एडिशन यहाँ पे की है वो मैंने सेव नहीं किया। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर सकता हूँ, ये सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये कमेंट्स हो गए। उसके बाद अगला जो पार्ट है, अगली जो चीज़ है वो यहाँ पे क्या है? ये है लाइन नंबर 9, हैश इंक्लूड, और ये इसका सिंटेक्स है। हैश इंक्लूड इसको ये आपको याद करना पड़ेगा, और ज़ाहिर सी बात है जब इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको वैसे ये चीज़ याद हो जाएगी, ये कह रहे हैं आपके हाथ चढ़ेगी। हैश इंक्लूड, ये ब्रैकेट है इस तरीके से, ये सारा ब्रैकेट खत्म होती है और यहाँ पे एक फाइल का नाम है बेसिकली। तो हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मैं इधर कमेंट भी लिख देता हूँ, हैश include is a preprocessor directive, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने पढ़ी कि ये मैं आपको जो है ना, एक जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है उसमें कितने मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। तो पहली चीज़ मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया कि कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका ये है कि ये जो है ना हैश इंक्लूड, ये क्या है? तो हैश इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक चीज़ होती है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग चीज़ होती है।
जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो या बिल्ड करते हो, ठीक है, तो उसका स्टेप ऐसे होता है कि वो डायरेक्टली बिल्ड नहीं होता, पहले उस पे एक उस पे सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग जो है वो चलती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, जब when you build a when you compile a program C++ program, then first pre-processing is done, then compiler compiles the program। ठीक हो गया। जब आप एक C++ के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग का स्टेप होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, फिर कंपाइलेशन होती है। पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर कंपाइलेशन होती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो ये जो है हैश इंक्लूड, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जब आपका प्रोग्राम प्री प्रोसेसिंग के स्टेज में होगा तो उस स्टेज में आपके एक भी, यानी कि आपका जो कंपाइलर है वो बेसिकली प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, और वो जो है जितने भी आपके प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ हुए हैं उन सबको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो हैश इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा हैश से स्टार्ट होते हैं। जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं वो हैश से स्टार्ट होते हैं, जैसे हैश डिफाइन है, हैश इफ, हैश इफ डेफ है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने जो पढ़ने हैं ना वो ये शायद ऊपर वाले दो ही पढ़े हैं इस सब्जेक्ट के अंदर में भी, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, ठीक है, इफ डेफ है, एंड इफ है, बहुत सारे होते हैं। तो अभी जो आपके पास है प्रोग्राम उसमें क्या है, हैश इंक्लूड, ठीक है। जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में वो हैश से स्टार्ट होते हैं, हैश हैश साइन से, दिस इज द हैश, दिस इज हैश सिंबल, ठीक है। और प्री, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, और प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि आपके एक प्रोग्राम में जितने भी प्री प्रोसेसर इस्तेमाल हुए हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, अब इस हैश इंक्लूड के आगे हम इस इन ब्रैकेट्स में, इसको हम कौन सी ब्रैकेट्स बोलते हैं बोला, एक होती है कर्ली ब्रेसेस, ये कौन सी ब्रेसेस होती हैं, इनका नाम है एंगल। हाँ चलिए इनको हम एंगल ब्रैकेट कहलाते हैं। हैश इंक्लूड के सामने, हैश इंक्लूड के बाद हम एंगल ब्रैकेट देते हैं। ये स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, स्पेस अगर ना भी दो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम स्पेस दे देते हैं ताकि रीडेबिलिटी जो है वो रहे प्रोग्राम की, ठीक है। तो हैश इंक्लूड के बाद हम एंगल ब्रैकेट में एक फ़ाइल का नाम देते हैं। हैश इंक्लूड के बाद हम एंगल ब्रैकेट में एक फ़ाइल का नाम देते हैं। हैश इंक्लूड के बाद हम एंगल ब्रैकेट में एक फाइल का नाम देते हैं। तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड का जो डायरेक्टिव है वो आपके इस फाइल में, कौन सी फाइल में, जो सीपीपी फाइल है जिसका नाम है BS4 Spring 2021, ये जो सीपीपी फाइल है इसके अंदर वो हैश इंक्लूड जो है वो इस आईओ स्ट्रीम, ये फाइल का नाम क्या है, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनकी आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, तो स्ट्रीम स्ट्रीम होती है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की जो फाइल है वो फाइल इस आपकी जो सीपी फाइल इसमें इंक्लूड हो रही है, ठीक है, इसमें शामिल हो रही है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल करना ना, तो ये मतलब है इसका। तो हैश इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके आगे फाइल का नाम आता है, और वो हैश इंक्लूड क्या करता है, उस फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। यानी कि इनके आईओ स्ट्रीम की जो फाइल है उसको ये हैश इंक्लूड जो है BS4 Spring 2021.cp फाइल इसमें इंक्लूड कर देगा, इसमें शामिल कर देगा। ठीक हो गया जी। क्यों शामिल करते हैं इसकी वजह थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बात समझ आ गई? यस सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हैश इंक्लूड जो है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इसके बाद हम एक एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एक फाइल का नाम देते हैं। तो हैश इंक्लूड जो है वो उस फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है, शामिल कर देता है। मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 11 में हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम की जो फाइल है वो आपके इस प्रोग्राम में,
ये जो आपका जो सीपीपी फाइल है जिसका नाम है bs4 spring 21 cpp फाइल, इस फाइल में इसको इंक्लूड कर देगा, शामिल कर देगा। ठीक है, क्यों शामिल करते हैं ये मैं बताता हूँ क्यों करते हैं, बाद में बताऊँ, ये मैं बताऊँगा क्यों करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक हो गया, तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि हम ये यूज़ करते हैं यूजिंग, उसके बाद स्पेस, उसके बाद नेम स्पेस, और उसके बाद स्पेस, उसके बाद नेम स्पेस का नाम आता है, और फिर सेमी कॉलन आता है। तो बेसिकली यूजिंग एक कीवर्ड है, यूजिंग इज़ अ कीवर्ड। हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर जो है मुख्तलिफ कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। कीवर्ड्स ऐसा वर्ड होता है जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस में, वो सारे के सारे, यानी कि जब आप उनको इस विजुअल स्टूडियो में लिखोगे, इस आईडी में लिखोगे, तो वो कीवर्ड सारे के सारे येलो, क्या इसको बोलते हैं, ब्लू हो जाएंगे, ब्लू। तो जितने भी कीवर्ड्स आप लिखोगे अपने इस आईडी के अंदर वो ब्लू हो जाएंगे। यूजिंग जो है वो कीवर्ड है, नेमस्पेस भी क्या है, कीवर्ड है, ब्लू होगा ना। अच्छा, और क्या, और इसके अलावा और कौन सा कीवर्ड है, कोई बता सकता है? इंट हाई हाँ, एंड इंट भी देखा ना, वो भी ब्लू होगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, इंट भी जो है वो ब्लू हुआ है, तो वो भी क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड की निशानी क्या है इस आईडी में, अगर आप देख के बताएंगे तो वो क्या है, ब्लू हो जाता है। और कमेंट की निशानी क्या है, वो ग्रीन होता है। ठीक हो गया, तो हम यूजिंग, हमारे पास ना डिफरेंट प्रोग्रामिंग में ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप क्या लें, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास फंक्शंस हैं, हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी मैं ये नाम ले रहा हूँ, ये आपके ऊपर से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप ये समझ लें कि हम ना एक कह लें कि एक, यानी कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, चलिए मैं आपको ना कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल समझाऊँ। आप लोग बच्चे हो ना, स्टूडेंट्स हो, इस तरह से BS1 के बच्चे हैं, वही बच्चे हैं, और 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो लेकिन पहचाने कैसे जाओगे आप कि भाई आप लोग फलानी क्लास के बच्चे हो? आप, हम कहते हैं जी आप BS4 में हैं, तो आपका जो कार्ड है, यूनिवर्सिटी का कार्ड, उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा और आपका सेशन लिखा होगा, ये फॉल 2019 में बच्चे आए थे, तो ये BS4 के बच्चे हैं। यानी कि BS4 जो है, जब हम नाम देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो उसकी पहचान बन जाता है ना। समझ आ रही बात? जैसे बच्चों को हमने, देखिए हैं तो सारे बच्चे हैं ना पूरी यूनिवर्सिटी में, जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओगे तो हैं तो सारे बच्चे, लेकिन शनाख्त कैसे होगी, पहचान कैसे होगी? आपके नेम स्पेस से, नेम से, कि भाई ये बच्चा जो है वो इस फलानी क्लास के साथ बिलोंग करता है, उस क्लास नेम के साथ जो है ना पहचान होती है ना, ये बच्चा इस क्लास में, बच्चा इस क्लास में, ये बच्चा BS4 का, BS8 का, BS1 का। तो इसी तरह से हम, आप इस चीज़ समझो कि प्रोग्रामिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेम स्पेस, नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस बोलते हैं जिसको हम बेसिकली। और यहाँ पे जो हम नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, STD। तो ये बेसिकली जो है ना, जब हम लिखते हैं ना यूजिंग, यूजिंग का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। ठीक है, इस्तेमाल करना। तो हम लाइन नंबर 13 में बता रहे हैं कि भाई एक नेम स्पेस को इस्तेमाल करो। यूजिंग नेम स्पेस का मतलब क्या है, एक नेम स्पेस को इस्तेमाल करो। कौन सी नेम स्पेस को, इसको, STD। मुख्तलिफ नेम स्पेस मौजूद होते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, STD है खाली, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये नेम स्पेस यहाँ डिफाइन हुई हुई है इस फाइल में, आईओस्ट्रीम में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, कंट्रोल दबाकर मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा तो इस फाइल को खोल देगा। और ये देखिए नेम स्पेस आपको नज़र आएगी यहाँ पे कहीं पे, STD देख रहे हो, STD बिगिन। ये तो मैं सर्च करूँ STD, ठीक है, STD एंड हो रहा है और ये एंड हो गया, ये STD बिगिन हो रहा है। ये नेम स्पेस है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, नज़र आ रहा है, ये नेम स्पेस है। जी सर, जी आ सर, रही आ है। रहा है। तो बेसिकली यानी कि मैं तो खैर, ये तो मैं वैसे डिटेल में आपको लेके चला गया, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है, आपको समझने के लिए, फिल वक्त समझने के लिए, क्या कि
ये जो लाइन है, इस लाइन में हम बताते हैं कि कौन सी नेम स्पेस यूज़ करनी है। यूजिंग इंग्लिश का वर्ड है, नेम स्पेस भी इंग्लिश का वर्ड है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट यानी कि आप कह लें एक प्रोग्रामिंग के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ये सही वर्ड है। हमारी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं और हर कंस्ट्रक्ट किसी नेम स्पेस से बिलोंग कर रहा होता है। तो यहाँ लाइन नंबर 13 में मैं बता रहा हूँ कि कौन सी नेम स्पेस यूज़ करो। लाइन 13 में मैं बता रहा हूँ कौन सी नेम स्पेस यूज़ करो, और वो नेम स्पेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, std। इसका नाम क्या है, std, लिखा भी हुआ है नेम स्पेस std। और लाइन नंबर 11 में बता रहा हूँ कि कौन सी फाइल को इंक्लूड करो। लाइन नंबर 13 में बता रहा हूँ कि कौन सी नेम स्पेस यूज़ करो। ठीक है, तो ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि ये इसको एज इट इज़ लिखना ज़रूरी है। इसको आप याद कर लें, या याद तो मैं मतलब याद तो क्या इंसान करे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कोई इसको 5 से 6 बार लिख लेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ये आपके खुद ही जो है वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक से मैंने 2 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपको, 3 चीज़ें कर दी हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, और देन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वही नेम स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं और वो एसटीडी नेम स्पेस है। ठीक है, डिफरेंट नेम स्पेसेस होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ये कोई सवाल हो? कोई नहीं? बहुत अच्छा। अब ये चीज़ जो है इंट इंट स्पेस मेन, और ये तो ये एक बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम इंशाल्लाह ये जो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, तो इसके बारे में हमारे पास पूरा चैप्टर मौजूद है। और वो कौन सा चैप्टर है जी? आपका चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हम जो है पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप फ़िलहाल के लिए क्या याद रखो, ये याद रखो कि जनाब ये जो हमारे पास ये है ना लाइन नंबर 15, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, हम एक फंक्शन को डिफाइन करें, एक फंक्शन को डिफाइन करें जिसका नाम क्या है, मेन। आपने ये याद रखना, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ना, इसको आप बेशक लिख भी लो, इसको अपने जहन में बिठा लो। क्या आपको ये अभी पता, आपके लिए अभी के लिए ये है कि लाइन नंबर 15 पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। लाइन नंबर 15 पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मेन। इसका नाम है मेन, और इसका स्कोप क्या है, यानी कि स्कोप से मतलब कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो जब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये वाली करली ब्रेसेस, तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, तो ये इसका स्कोप है। यानी कि मेन फंक्शन जो है वो लाइन नंबर 16 से स्टार्ट होता है और लाइन नंबर 19 पे 19। खत्म हो जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गया? 4 चीज़ें मैंने बता दी, कमेंट्स बता दिए मैंने आपको, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, फिर प्री प्रोसेस डायरेक्टिव बता दिया, यूजिंग नेम स्पेस के बारे में बता दिया। उसके बाद चौथी चीज़ मैंने आपको बताया कि फंक्शन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है एक। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम क्या है, मेन नाम है। लेकिन फंक्शन जो होगा ना वो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, सॉरी ब्लू नहीं, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, और एक फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, वो आपको इस करली ब्रेसेस से पता लगता है। ठीक है, और इसके अंदर हमने 2 लाइन लिखी है। तो हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम में क्या है, एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, यहाँ पे हमने नेम से बताई हुई है कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो है वो एक फंक्शन डिफाइन किया, मेन फंक्शन, जिसका नाम है मेन। ये मेन ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, और C++ जो है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मेन लिखते हो स्मॉल में, या आप यानी कि इसका मतलब ये है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि मेन और मेन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, जो कि नाम स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ कैपिटल और एम छोटा एम का फ़र्क है। लेकिन C++ क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेन आपने ऐसे ही लिखना है, छोटे छोटे एम के साथ। ठीक है, और मेन वो फंक्शन है, आप चाहते हैं कि आपका C++ का प्रोग्राम जो है वो रन हो, कंपाइल हो, सॉरी कंपाइल तो हो, रन हो। तो रन होने के लिए आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना लाजमी है। ठीक है, मेन फंक्शन होना लाजमी है। आपके किसी भी C++ के प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना लाजिम है, ज़रूरी है। उसके बगैर आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा। आपके C++ के प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। मेन फंक्शन जो है उसके बगैर आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा?
क्योंकि आपका जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास जो अभी ओएस है उसका नाम है विंडोज 10, ठीक है ना। हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली टर्म जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, ठीक है ना, कि 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं जो अभी कोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे ओएस होता है, अपने सिस्टम में आपने सुना होगा विंडोज़ है। आप जैसे चलें मोबाइल्स को तो बच्चों को बहुत पता होता है, तकरीबन हर किसी को पता होता है। हम कहते हैं एंड्रॉयड है जी, ये जी आईफोन है, तो ये जी मोटरोला का फ़ोन है। तो जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड उस वो एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपने विंडोज़ सुना होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस मेन फंक्शन को कॉल करता है। जब भी आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन फंक्शन को कॉल करता है हमेशा। इसलिए अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन है नहीं है, तो वो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेन ही नहीं है। आपकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। आपकी सी प्लस प्लस की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलें, अब थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। ये है क्या? सी आउट। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सी आउट। और ये किस नेम स्पेस से बिलोंग करता है? ये एसटीडी नेम स्पेस से बिलोंग करता है। और ये नेम स्पेस कहाँ डिफाइन है? वो इस फाइल में डिफाइन है। अब आपको ये समझ आएगी कि मैंने ये एसटीडी क्यों यूज़ किया और मैंने आईओस्ट्रीम क्यों इंक्लूड की। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम कुछ भी कंसोल के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? सी आउट जो है वो इस नेम स्पेस का पार्ट है, एसटीडी नेम स्पेस का पार्ट है। और ये एसटीडी नेम स्पेस इस आईओस्ट्रीम में डिफाइन है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आईओस्ट्रीम फाइल में पड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने आईओस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड कराया। अगर मैं आईओस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड ना कराता तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल ही ना होता। वो कहता कि मुझे नहीं पता कि ये सी आउट क्या है, मुझे नहीं पता कि एसटीडी क्या है। ठीक हो गया? तो इसलिए हमने इस फाइल को इंक्लूड कराया ताकि हम एसटीडी को यूज़ कर सकें और फिर उसका सी आउट को यूज़ कर सकें। सी आउट को यूज़ करना है। सी आउट का ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ज़रिए हम कंसोल के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है? तो इसका सिंटेक्स क्या है? सी आउट लिखा आपने, उसके बाद ये आप लेस देन का साइन डालते हो, 2 लेस देन का साइन डालते हो। ठीक है? लेस देन इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, अगर मुझे याद। इंसर्शन ऑपरेशन। हाँ, इंसर्शन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्ट्रीम इंसर्शन ही होता है ना, पक्की बात है। मुझे इस टाइम जो है ना वो ज़रा ज़हन में नहीं आ रहा, उसने इसका नाम बुक में यूज़ किया होगा। ये मतलब स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ही होता है। और एक एक्सट्रैक्शन होता है जो हम सीन के साथ यूज़ करते हैं ना। हाँ यस ठीक। सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। दिस इज स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा। तो सी आउट लिखते हो आप, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप ये डालते हो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि क्या है? डबल लेस देन का साइन। उसके बाद आप डबल कोट्स में, इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम बोलते हैं, डबल कोट्स में, उसको डबल कोट्स बोलते हैं, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे देते हो। डबल कोट्स में जो भी चीज़ होगी वो स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर, इज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो होती है उसको वो क्या होती है? स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होती है। कैरेक्टर्स की एक स्ट्रीम होती है। तो कैरेक्टर्स ही है ना, सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो हम सी आउट को इधर लेस देन पास करके एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ठीक है? तो सी आउट क्या करता है? इस स्ट्रिंग को कंसोल पर डिस्प्ले कर देता है। तो जो भी आप स्ट्रिंग इधर पास करें, जो भी लिखें, अपना नाम लिख दें यहाँ पे, तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है? तो आप कुछ भी लिख दें वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अपना फ़ोन नंबर लिख दें, अपना फ़ोन, आपका फ़ोन नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? तो सी आउट की मदद से हम कंसोल पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो सी आउट, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स के अंदर आपके पास ये स्ट्रिंग जो कि आप डिस्प्ले करते हैं। और उसके बाद आखिर में क्या था? सेमीकोलन। तो सी प्लस प्लस के अंदर एक लाइन सेमीकोलन बैंड होती है।
सी प्लस प्लस में एक लाइन सेमी कॉलन पे एंड होती है। सी प्लस प्लस में एक लाइन सेमी कॉलन पे एंड होती है, जिस तरह से आपके पास इंग्लिश में एक लाइन फुल स्टॉप पर एंड होती है। ठीक हो गया। तो सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन पे एक लाइन एंड होती है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न एक अगेन कीवर्ड है। ठीक है, और इसको उसने ब्लू नहीं किया। ठीक है, और इसकी वजह मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया। पहले रिटर्न एक कीवर्ड है, और ये रिटर्न का जो कीवर्ड है वो किसी भी फंक्शन से रिटर्न करने के लिए यूज होता है, खत्म करने के लिए। यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर आपके पास रिटर्न का कीवर्ड आ जाएगा ना, तो यहाँ से कंट्रोल, यानी कि कह लें कि आपका वो इंडिकेट करेगा यहाँ से, यहाँ पे फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ से फंक्शन जो है वो रिटर्न कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं, जीरो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अब ये याद रखें कि हम यहाँ से मेन फंक्शन से आखिर में क्या कर रहे हैं, जीरो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं इसके जवाब थोड़ी देर मतलब आगे आने वाली क्लासों में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम है सिंपल, एक सी प्लस प्लस का एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है सिंपल, जो कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को, कोई इशू तो नहीं है? सर यस सर। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे पहले मुझसे पढ़ के गए हैं उनको तो ये क्लियर ही होगा, क्योंकि उनको तो मैंने जब पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में डेप्थ में पढ़ाया था, तो आपका रिफ्रेश हो गया होगा। ठीक है, और जो बच्चे नए आए हैं उनमें से अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं है, तो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज टफ बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट विद इफ यू वर्क हार्ड। तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मसला नहीं होगा आपको। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं दोबारा जल्दी से रिकैप कर दूं, तो हमारे पास कमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से स्टार्ट होते हैं, और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होता है। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इंक्लूड है। हैश इंक्लूड के आगे जो है वो एंगल ब्रैकेट्स में फाइल का नाम आता है। इसका मतलब ये होता है कि हैश इंक्लूड जो है वो इस फाइल को हमारे इस प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। उसके बाद हम नेम स्पेस पाते हैं कि हम कौन सी नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस के कीवर्ड के जरिए हम बताते हैं हम कौन सी नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, और वो std हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लाइन 15 में एक फंक्शन की डेफिनेशन है। इस फंक्शन का नाम क्या है, मेन फंक्शन। ठीक है, मेन, और मेन वो फंक्शन है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। अगर आपके पास सी प्लस प्लस में किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद सी आउट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस नेम स्पेस से बिलोंग करता है std से, और इस फाइल के अंदर मौजूद है। तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम कंसोल पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन का ऑपरेटर आता है, और ये मैंने स्पेस दी हुई है ना, स्पेस ना भी देना तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और लेकिन हम स्पेस दे दें ताकि रीडेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो और प्रोग्रामिंग इज़ अ ग्रेट फन। ठीक हो गया। ये मतलब हमने लिख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी आउट का, और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हमारे पास स्ट्रिंग आती है जो डबल कोट्स के अंदर होती है, जो बताती है कि भाई क्या प्रिंट करना है स्क्रीन पर। और अगर आप इसको उल्टा देखो ना, तो ये ऐसे है कि प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट फन, इसको इस स्ट्रिंग को इसको दे दो। देखो ना, ये पॉइंट कर रहा है ना लेस देन सी आउट की तरफ, कि भाई हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसको हम सी आउट को पढ़ा रहे हैं, भाई सी आउट तुम इसको ना कंसोल पे प्रिंट कर दो। ठीक है, सी आउट का मतलब होता है, यानी कि सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट, बेसिकली कंसोल आउटपुट। सी को उन्होंने एब्रिविएशन के तौर पर लिखा हुआ। ठीक है, तो जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे डबल कोट्स में वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और सी प्लस प्लस में हर लाइन सेमी कॉलन पे एंड होती है। और रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन से रिटर्न कर रहे हो, और रिटर्न करते हुए कोई वैल्यू भी देते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई इस प्रोग्राम के हवाले से, और फिर इस ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रही है तो मेन फंक्शन खत्म हो रहा है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस F5 करूँगा तो इसको बिल्ड करेगा, क्योंकि मैं चेंजेस कर चुका था पहले। अब इसको चला देगा। देखें, और आपने देखा ये लिखा हुआ है एक्सलेटेड विद 0, प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट फन लिखा हुआ आ गया ना यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ लिखी हुई आ जाएगी। और फिर आप देख रहे हो, एक और चीज़ बताऊँ, ये लिखा है एक्सलेटेड कोड विद 0, ये 0 से एग्जिट हुआ। अच्छा, मैं अगर मैं यहाँ पे ना 1 लिख दूँ और इसको चलाऊँ, तो अब लिखा है यहाँ पे 1, देखा आपने 1 लिखा हुआ है। ठीक है,
फिलहाल इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल से, परेशानी की जरूरत नहीं है। अभी आपको इतना जो है वो आ जाना चाहिए। और हमने जो बुक पढ़ ली है, बुक की चीज़ें पढ़ ली हैं, तो ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। टू पॉइंट वन, 2.2, 2.3 तक हमने पढ़ लिया हुआ है। तो आपका काम क्या है? और अच्छा 2.2, एक मिनट, अच्छा इसमें ये कुछ और चीज़ें बताई हैं। मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मैं आगे नहीं जाता। 2.2 जो है ना, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा, जो कि हम मतलब वो हम अगली क्लास में पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग कैसे प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो आप 2.1, 2.2, 2.3 पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2.2 का जो कुछ पार्ट मैंने नहीं कराया वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में कराऊंगा। मैं भी आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, आप लोग इसको जाए वो अच्छी तरीके से करें। तो आपका काम क्या है? पहला काम ये है कि बुक होनी चाहिए। दूसरा काम ये है कि आपको आईडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इसके बाद तो आप काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो लाजमी चीज़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका काम क्या है कि आपने 2.1, 2.2, 2.3 करना है। और 2.2 में से जो चीज़ें मैंने छुड़वा दी हैं, अब बेहतर तक पढ़ लीजिएगा, उसको ना समझे कोई मसला नहीं है, मैं उसको दोबारा करा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन 2.1 से 2.3 तक आपने आपका काम है, ठीक है जी। कोई सवाल किसी ने कुछ पूछना हो? जी सर, सर ये क्लासेस में फीस भी नहीं होनी है? जी बेटा, क्या पूछा? सर क्लास एक भी नहीं होगी हफ्ते में? जी, आप चाहते हैं 2 दिन हो जाए, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? मैं तो BS1 को ही पढ़ाना है। असल में अभी टाइम टेबल नहीं नहीं सर, की मैंने क्लास। जस्ट पूछा सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो उसकी वजह ये है, टाइम टेबल की क्लासेस हैं कुछ ना। मैंने क्लासेस में बात है कि BS1 भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइम पे आपकी क्लास, उस टाइम पे उनकी क्लास भी है। तो उनका क्योंकि सेमेस्टर 31 को खत्म हो जाना है, तो इसलिए जो है वो आपकी भी एक क्लास है। मैं ख्याल एक क्लास सफिशेंट है, आप आराम से काम करें एक हफ्ते के लिए, और ज़्यादा बोझ मैं यहाँ पर डाल भी नहीं रहा। आपके और सब्जेक्ट्स भी हैं, और मेजर तो आपका फिज़िक्स ही है, तो फिज़िक्स पे तवज्जो दें, उसको पढ़ें। तो ठीक है जी। जी सर कुछ इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी? क्या चीज़ मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग से क्लास जी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी क्लास के बाद आपसे ना शेयर करता हूँ। मैं अपने ना, बल्कि चलें क्लास के बाद के मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप परेशान ना हो। मैंने बंद कर दिया यूट्यूब, इधर कहीं खुली थी। यूट्यूब खोल लेते हैं जनाब, चैनल खोल लेते हैं। ये चैनल है, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूँ। BS कौन सा ग्रुप पे दिया आपको? ये ग्रुप है, ये मैं भी। सर आपकी और नहीं हो रही। अच्छा चले, कोई बात नहीं, वो चले मैं आपको शो भी कर देता हूँ, स्क्रीन भी शो कर देता हूँ ताकि ये देखें जी, ये आपके पास ना ये चैनल है मेरा, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दिया आपको, उधर ग्रुप में भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको एक्सेस कर लोगे, इसमें ना प्लेलिस्ट का ऑप्शन है 3rd नंबर पे। यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया, मतलब जो भी क्लासेस हुई हैं वो यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। पॉल 2020 में जो मैंने ये कोर्स पढ़ाया था कंप्यूटर स्किल्स रिपोर्ट राइटिंग, वो यहाँ पे पढ़ा हुआ है। मैंने ACP भी पढ़ाई है, यानी कि जो आपका 5th सेमेस्टर होने वाला है, उसके उसका कोर्स यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो, ये क्या बोला, ये भी कुछ चीज़ है, इसमें क्या पढ़ा हुआ? अच्छा ये भी एक क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। और ये देखें, लर्न C++ वीडियोज़ हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है ना, वो टॉपिक वाइज जो बुक का टॉपिक है 3.7 से ऑनवर्ड, हर एक टॉपिक की सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, जो मैंने रिकॉर्ड करके खुद से बनाई थी। वो यहाँ से लेके 7th चैप्टर के एंड तक पड़ी हुई है।
यानी कि आपके कोर्स से भी ज़्यादा आती है। ये ये वीडियो जो हमारी बन रिकॉर्ड हो रही है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा और उसको मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। और उसकी प्लेलिस्ट ये होगी फॉल, यानी कि BS4, यानी कि उसकी भी इस तरह से होगी। फॉल 20 उसकी होगी स्प्रिंग 2021 CT, और वो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना, मैं आपकी जो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो मैं डाल दूंगा। तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी और ये वाली वीडियोस भी अवेलेबल है। तो इट्स अप टू यू कि आप कितनी स्पीड से खुद से पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक, तो ये सारा इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। तो मैंने आपके साथ चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी चले मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बिल्कुल सर, वो खुद ब खुद आ जाएगी जब हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, ये भी है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें ये होता है कि जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँगा ना यहाँ पे, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड है, तो वो आपको मिल जाएगी। यानी कि जब भी ये जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होंगी, जो भी हमारी 5-6 क्लासेस और हैं जो ऑनलाइन होनी है, तो उन सब की जब भी रिकॉर्डिंग होगी तो और मैं अपलोड करूँगा उसको, तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड, आपको पता है यूट्यूब तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोई बच्चा या बच्ची यूट्यूब से मुतारिफ ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया कि ये ईज़ ऑफ यूज़ है और इसमें आसानी से बच्चा जो है ना वो उसको एक्सेस करके उसको देख सकता है। यूट्यूब की वीडियोस तो जो है वो व्हाट्सएप से भी चल जाती हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड के अंदर, ठीक है। तो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, तो आपका काम है कि मेहनत करना और पढ़ना, दैट्स इट। ठीक है जी, मैंने ये भी दे दिया आपको लिंक। और आपकी वीडियो जब रिकॉर्ड होकर बंद आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो अपलोड करके उसका भी लिंक दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई सवाल कुछ पूछना हो आपने? ठीक है, फिर हम इसको सेशन ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया जी, चलो सेशन को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।